Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of December 2022. तो गाइज आज है तारीख 24 दिसंबर 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है नाइजीरिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली कलमकारी पेंटिंग्स को लेकर पूछा गया है। कलमकारी पेंटिंग के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो बहुत आराम से आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन बोलता है कि कलमकारी पेंटिंग किस चीज़ को रेफर करता है। ऑप्शन नंबर ए, अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, a handmade drawing on bamboo handicraft in northeast India. Option number C, a block painted woolen cloth in western Himalaya region of India. या फिर ऑप्शन नंबर डी, a hand painted decorative silk cloth in north western India. तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट निकल कर आया है कि भगवत गीता को एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर ऐड किया जाएगा। तो एनसीईआरटी सिलेबस में शामिल करने की जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने चर्चा करी है, इसके बाद ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश होना स्टार्ट हो चुके हैं। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, करना क्या है, गूगल पर जाकर अगर आप लोग भगवत गीता टाइप भी करोगे और न्यूज़ सेक्शन को ओपन करोगे तो इस प्रकार से आपको ढेरों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, मतलब हज़ारों आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सेंटर इंट्रोड्यूस भगवत गीता इन एनसीईआरटी सिलेबस, ये कुछ इंग्लिश आर्टिकल्स प्लस हिंदी आर्टिकल्स भी यहाँ पर पब्लिश हुए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब स्कूलों में दिया जाएगा भगवत गीता का ज्ञान। एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उसके अंदर भगवत गीता के कुछ श्लोक्स जो हैं उसको ऐड करने के बारे में ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से आया है। तो एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर में खासकर कौन सी किताबों में, तो एनसीईआरटी के अंदर लगभग बात की जा रही है क्लास 10th 11th 12th की। तो क्लास 10th 11th 12th की जो बुक्स हैं इनके अंदर भगवत गीता के जो श्लोक्स हैं वो यहाँ पर ऐड करने के बारे में चर्चा की जा रही है। हालांकि ओपोजिशन पार्टी में इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा ओपोजिशन भी दिखाया इस चीज़ का। उनका कहना यह है कि ये जो चीज़ें हैं कि जो आप कर रहे हो ये कहीं ना कहीं हमारे सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ चली जाएंगी। सेकुलरिज्म जो कि बेसिकली अगर हिंदी में बोले तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करता है, तो इसके खिलाफ यहाँ पर चीज़ें जा रही हैं। इस प्रकार से ओपोजिशन पार्टी ने इस चीज़ के प्रति यहाँ पर आप कह सकते हो एक आलोचना भी व्यक्त करी है। बाकी अगर हम बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर का कहना यह है कि देखो इस पर्टिकुलर एरा के अंदर जो नॉलेज है ना वही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज पावर बनने के लिए जो अपनी विरासतें हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दुनिया को काम करने का जो भारतीय तरीका है वो सिखाना ज़रूरी है। वो चीज़ें हम सीख पाएंगे भगवत गीता से। तो वो चीज़ यहाँ पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की साइड से भी मेंशन की गई है। और इसी के साथ में एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन की जाती है, आर्टिकल्स को जो आप पढ़ोगे तो एक बात और यहाँ पर ये बोली जा रही है कि जो हमारे पास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को देखोगे तो इसका पैरा नंबर 4.27 को जब आप देखोगे तो वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो भारत के पारंपरिक ज्ञान है इसके बारे में वो बात करता है। तो भारत के पारंपरिक ज्ञान को हमें देना चाहिए जो सभी के कल्याण को लेकर यहाँ पर एक कोशिश कर सके। तो ये खुद हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो उसी के बेसिस पर भगवत गीता को एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर ऐड करने के बारे में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो पूरी चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। तो ये आर्टिकल लगातार न्यूज़ में था, आपको इसके बारे में पता होना भी ज़रूरी था। आने वाले समय में और भी ढेर सारे इसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश होने वाले हैं, वो सब हम लोग लगातार डिस्कस करते हुए चलेंगे।
आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से लिंक कर पाओगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के टॉपिक से भी यहाँ पे लिंक किया जा सकता है। क्या कॉन्टेक्स्ट है? 81 करोड़ पीपल टू गेट फ्री फूड ग्रेन्स फॉर 1 ईयर। तो अगेन जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने कल के दिन एक चीज़ डिसाइड करी है, और डिसाइड करते हुए ये बोला कि आने वाले 1 साल के अंदर, यानी अभी हम 2022 में हैं, तो अब से ये स्टार्ट हो जाएगा 2023 तक, तो आने वाला जो ये पूरा 1 साल होगा, इस पूरे 1 साल के अंदर 81 करोड़ यानी 81 करोड़ लोगों को फ्री में जो अनाज है वो दिया जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो अनाज दिया जाएगा, और ये किन को दिया जाएगा? उन लोगों को जो कि यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में आ रहे हैं। तो जो भी लोग एनएफएसए के अंदर में हैं उनको ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अच्छा, इसका खर्चा कौन लेगा? तो इसका सारा का सारा खर्चा केंद्र सरकार के ऊपर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पूरा सारा खर्चा भरेगी। एक अंदाज़ा बताया जा रहा है कि 2 लाख करोड़ तक का यहाँ पर खर्चा आएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्चने के लिए रेडी है। तो ये बेसिकली यहाँ पर फूड मिनिस्टर ने भी मेंशन किया कि देखो ये अपने आप में ही सरकार का एक और बहुत बड़ा डिसीजन है, जो कि आने वाले 1 साल के अंदर जो अनाज है वो फ्री में देने वाला है। तो जो भी बेनिफिशियरी फैमिलीज़ होंगी, यानी कि जिनको भी इस पर्टिकुलर स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, यानी इस पर्टिकुलर स्टेप का कह सकते हैं जो फ़ायदा मिलेगा वो क्या मिलेगा? जैसे अभी यहाँ पे हम लोग राशन में अनाज खरीदते हैं तो 1 रुपये 2 रुपये प्रति केजी या 3 रुपये जैसे पर किलो राइस, ऐसे मतलब थोड़ा अमाउंट देना पड़ता है। 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन ये अमाउंट देना पड़ता है। बट आने वाले समय में, लगभग आने वाला जो पूरा 1 साल है, तो इस पूरे 1 साल में ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो लगभग दिसंबर 2023 तक जो फैमिली है पूरे परिवार को लगभग 35 किलोग्राम, कितना 35 किलोग्राम 35 किलोग्राम तक जो फूड ग्रेन्स है, जो वो अनाज है, वो हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता दिया इसका खर्चा यहाँ पर केंद्र सरकार करेगी, और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक का यहाँ पर खर्चा हो सकता है। ये एक एस्टिमेशन, ये एक अंदाज़ा है। ठीक है, अब इसी को रेफर करते हुए जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, वो मेंशन करते हैं कि देखो सरकार ने कोविड के समय पे भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को स्टार्ट किया था, जहां पर हम लोगों ने लगभग 28 महीने तक लोगों को ये आप कह सकते हो जो राशन है वो फ्री में प्रोवाइड करवाया था, है ना। तो उस प्रकार का यहाँ पर एक और दूसरा स्टेप यहाँ पर सरकार की साइड से उठाया गया है, जो भी पुअर पीपल हैं उनके लिए। तो जो गवर्नमेंट है वो प्रो पुअर पूरी तरह से देखने को मिलती है, उनके लिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, और सरकार के प्रो पुअर स्टैंड्स काफ़ी सारे हैं, ऐसा यहाँ पर फूड मिनिस्टर मेंशन करते हैं। इन्होंने बोला कि देखो कोविड आया साल 2019 में, बिल्कुल लास्ट में कोविड की स्टार्टिंग हो चुकी थी। पूरा 2022, पूरा 2020 और 2021 जो है ऐसे निकल गया कोविड के समय में, लॉकडाउन्स के चक्कर में, कोविड की अलग अलग वेव्स के चक्कर में। तो उस दौरान यहाँ पर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा था। इनफैक्ट जब कोविड बिल्कुल शांत हो गया था, लगभग लॉकडाउन्स वगैरह सब कुछ हट गए थे, उसके बाद भी अभी तक लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये बात यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई है। फिर इस स्टेप के बाद में दूसरा स्टेप क्या उठाया गया? ये फ्री में 1 साल तक राशन देने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझा दिया। तो ये थी पूरी आर्टिकल की कहानी। अब इस आर्टिकल से कहीं पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा, आपको यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी बेनिफिशरीज होंगे ना, वो बेसिकली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आने वाले लोग होंगे। यानी जिन भी लोगों को आने वाले 1 साल में ये फ़ायदा मिलेगा, वो लोग एनएफएसए के अंदर कवर्ड हुए वाले लोग होंगे। ठीक है, तो एनएफएसए क्या होता है इसको भी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर आया गया था 10 सितंबर 2013। इस वजह से हम लोग इसके आगे 2013 भी कई बार लगा देते हैं, याद होगा आपको, जब हमने काफ़ी बार पढ़ा है तो 2013 लगा के भी पढ़ा है। अच्छा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है? इसका एम है कि हम लोग क्या कर सकें, जो फूड सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, वो प्रोवाइड करवा सकें। यानी कि जनता तक प्रॉपरली एक अच्छा क्वालिटी वाला और सस्ते दाम में खाना पहुंच सके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी। यानी सभी लोगों तक खाना पहुंच जाए, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे न्यूट्रिशंस हो उसके अंदर, साथ ही साथ में उसका एक अफोर्डेबल प्राइस हो कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर उसको अफोर्ड कर सके, उसको परचेज कर सके। तो इसी को हम लोग फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो इसी फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाने का काम है इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का। अभी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये आज के समय में गाँव वाले और साथ ही साथ में जो शहर वाले लोग हैं, सभी लोगों को कवर करता है। अगर हम बात करें तो गांव से 75% लोगों को कवर किया जाता है, शहर से 50% लोगों को यहाँ पर कवर करता है ये पर्टिकुलर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो पीडीएस सिस्टम होता है ना, जैसे राशन वगैरह लेने जाते हो तो उसी पर्टिकुलर सिस्टम के तहत आपको यहाँ पर राशन दिए जाते हैं, इस पर्टिकुलर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। आज के समय में जितनी भी हमारी जनसंख्या है उस टोटल पॉपुलेशन का 67% लोगों को बेनिफिट मिल रहा है इस एनएफएसए के तहत। बात क्लियर हुई। अब बात ये आती है कि इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल होता है, यानी किस किस को यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहली बात देखो, जो भी यहाँ पे प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं जिनको ऑलरेडी हम लोगों ने पीडीएस सिस्टम के अंदर यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ हाउस होल्ड यानी कुछ ऐसे घर जो कि आज के समय में अंत्योदय अन्न योजना के अंडर में आ रहे हैं। तो मतलब जो हमारे प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हो गए, बाकी अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को ही यहाँ पर ये बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सभी लोग अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो बेसिकली वो सब एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस को यहाँ पर अगर फॉलो करते हुए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एलिजिबल होता है तो वो कहीं ना कहीं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में आ जाएगा। तो ये दो बेसिकली एलिजिबिलिटी हैं जिसकी बेसिस पर आप यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में कवर किए जा सकते हो। अब इसके प्रोविजंस क्या हैं, मतलब ये करता क्या है। अब कोई भी व्यक्ति इसके अंदर कवर्ड हो जाता है ना, तो उसको लगभग 5 किलोग्राम प्रति पर्सन, यानी हर एक व्यक्ति को, मान लो कि फैमिली है उसमें पर पर्सन के हिसाब से 5 किलोग्राम जो अनाज है वो दिया जाता है। और अनाज बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में, जैसे चावल, गेहूं और कुछ सस्ते जो अनाज है वो मिल जाते हैं 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में ये राशन प्रोवाइड करवाया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर। फिर उसके बाद में जो एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना के अंदर में जो लोग हैं, अंत्योदय अन्न योजना के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं ना, इनको क्या करा जाता है, इनको हर महीने के हिसाब से, मतलब पूरी फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए 35 किलोग्राम के आसपास जो अनाज है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर उन लोगों के लिए हो गया। फिर उसके बाद में इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मील और मैटरनिटी बेनिफिट, यानी कि जो भी प्रेग्नेंट वेमेन है, ठीक है, गर्भवती महिलाएं हैं, या फिर एक महिला एक ऐसे स्टेज पर है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, अब यहाँ पर वो बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है। फिर उसके बाद में एक स्टेज आती है कि हाँ बच्चे का जन्म हो चुका है, जन्म हुए हुए यहाँ पर बच्चे को 6 महीने हो चुके हैं। तो इन वाली जो कैटेगरीज़ के अंदर जो भी महिलाएं आ रही हैं ना, उनको भी यहाँ पर मील और मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है। लगभग यहाँ पर 6,000 रुपये देने की बातचीत की जाती है कि 6,000 रुपये हम प्रेग्नेंट वेमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और कुछ ऐसी मदर्स जिनका बच्चा लगभग 6 महीने का हो चुका है, तो इनको एक अच्छा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए 6,000 रुपये इनको देने के बारे में चर्चा की जाती है इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। फिर उसके बाद में एक और प्रोविज़न है इसके अंदर, वो क्या प्रोविज़न है, जो खासकर बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल तक है, 14 साल तक के बच्चे को भी यहाँ पर ये खाना देने के बारे में बात करता है। और अगर यहाँ पे खाना नहीं मिल पाए, ठीक है, अगर यहाँ पर फूड नहीं मिल पाया तो फिर उनको कोई ना कोई फूड सिक्योरिटी अलाउंस ये जो है कुछ अमाउंट वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। फिर बाद में एक चीज़ आप देखोगे कि इसके अंदर एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी बनाया गया है, यानी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर कुछ इस प्रकार से बॉडीज़ होंगी जो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानियां हैं इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आप वहां पे अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हो। आपके जो भी दुख दर्द है वो यहाँ पर दूर करे जाएंगे। ये ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की तरह जाना जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपको यहाँ पर ये अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। ये तो हमारे इस आर्टिकल का पार्ट 1 कवर हुआ है। पार्ट 2 के अंदर बात आती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। देखो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, बस खाली स्टार्टिंग डेट वगैरह थोड़ी बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कोविड के समय में स्टार्ट किया गया था। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो योजना है ये काम करती है। इसको स्टार्ट कब किया गया था, साल 2019 के लास्ट में कोविड आया और साल 2020 तक कोविड बुरी तरह से फैल चुका था। तो साल 2020 में, मतलब जब मई के समय में लॉकडाउन वगैरह लग चुका था, दुनिया भर में लॉकडाउन लग चुका था, इंडिया में भी यहाँ पर पहले 21 दिन के लिए फिर लगा लॉकडाउन, फिर उसके बाद वो लॉकडाउन्स बढ़ते हुए चले गए। तो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने आपको देखने को मिलेंगे। इन 3 महीनों के अंदर क्या बोला गया था कि हम फ्री में राशन प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर 80 करोड़ जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको कवर किया जा रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि ये इस समय 2020 में ये स्कीम स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर फ्री में राशन देने के बारे में चर्चा की गई, क्योंकि कोविड चल रहा था, लॉकडाउन्स थे, लोगों को परेशानियाँ हो रही थी, तो ये स्कीम यहाँ पर स्टार्ट करी गई। फिर उसके बाद इस स्कीम को लगातार कंटिन्यू करते चले गए, इसको एक्सटेंड करते चले गए, बढ़ाते हुए चले गए।
इसका फेज़ 1 फेज़ 2 करके यहाँ पर ये अलग अलग स्टार्ट होता रहा। ठीक है, तो हमने पहले स्कीम को अप्रैल से जून तक स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जुलाई से नवंबर तक फिर बढ़ा दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो फेज़ 3 है ये स्टार्ट होता है मई से लेकर जून 2021 में, फिर जुलाई से लेकर नवंबर 2021। तो ऐसे स्कीम ना बीच में बंद हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद मई से लेकर जून 2021 से ये स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद ये लगातार अभी तक ये चल रही है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत यहाँ पर क्या किया जाता है, इस योजना के तहत मैंने आपको बताया कि जो फूड ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मतलब जो आपको राशन मिल रहा था वो तो ठीक है, उसके अलावा एडिशनल अलग से स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर कुछ 5 किलोग्राम के आसपास जो गेहूँ चावल है वो यहाँ पर दिया जा रहा था बिल्कुल फ्री। ठीक है, ये एडिशनल के अंदर यहाँ पर बात की जा रही है, एडिशनल बेसिस पर ये ऐड किया गया था। ठीक है, बात क्लियर हो गई। स्टार्टिंग में तो उसमें चने वगैरह भी ऐड करे गए थे, फिर बाद में यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कम कर दी थी, बट अभी के समय पर यहाँ पर आप देखोगे वीट और राइस जो है ना वही प्रोवाइड करवाया जाता है 5 किलोग्राम्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे आते हैं। अब उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात करें, देखो इसका इंपॉर्टेंस यही था कि लॉकडाउन में जब लोगों की जॉब वगैरह चली गई थी, क्योंकि लॉकडाउन्स वगैरह हो गए थे, तो उस चक्कर में यहाँ पर उस वाले सिचुएशन के अंदर लोगों को काफ़ी मदद मिली है, तो यही इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि इसके अंदर एक चैलेंज भी है, यानी कि इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर में एक प्रॉब्लम नज़र आती है। वो प्रॉब्लम ये नज़र आती है कि इसमें जितने भी लोगों को कवर किया गया है, जितने भी लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स दिए गए हैं, वो सारे के सारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले जो बेनिफिशरीज है ना, इनकी जो काउंटिंग करी गई थी वो 2011 के सेंसस के बेसिस पर की गई है। 2011 के जो जनगणना है उसके आधार पर यहाँ पे लोगों को बेनिफिट्स मिले हैं। अब क्या 2011 से अभी तक पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है, 2011 से अभी तक काफ़ी सारी जनसंख्या इंक्रीज़ हो चुकी है ना। तो बेसिकली जो भी लोग बड़े हैं ना, वो बेसिकली कहीं ना कहीं अनकवर्ड रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपरली बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, और आज भी उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जब तक नया सेंसस नहीं होगा, नई जनगणना नहीं होगी, तब तक यहाँ पर 2011 के बाद जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है उनके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स के अंदर अलग अलग प्रकार के जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बेसिकली उन लोगों को नहीं मिल पाए हैं। ऐसा हमने कई सारी स्कीम के अंदर जो चैलेंज वाला पोर्शन होता है उसके अंदर कवर किया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल हो गया कवर। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना। अगले आर्टिकल पर आने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग को अचीव करवाना है। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे, और नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर भी दिया करो। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि सर आप फर्स्ट आर्टिकल के बाद में एक छोटा सा रेस्ट ले लेते हो रेस्ट नहीं यार, ये कहना ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे लोग जो है ना वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो मतलब अब पढ़ने लगते हैं ना, तो एक फ्लो जब बन जाता है ना, तो उसके बाद कुछ याद नहीं रहता। फिर वीडियो देखा, समाप्त किया, और उसके बाद यहाँ पर हो गया काम, है ना। अच्छी बात भी ऐसा, लेकिन यहाँ पे फिर लाइक करना भूल जाता है, तो उसी चक्कर में मैं बीच में यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि यार वीडियो पे लाइक का बटन भी है, उसको दबाना भी है, उसको प्रेस भी करना है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं सर ये चीज़ हटा दो, ये बीच में ना प्रमोशन बंद कर दो। अरे यार ये प्रमोशन थोड़ी ना है, किसी चीज़ का प्रमोशन थोड़ा ना कर रहा हूँ मैं। काफ़ी से लोग बोलते हैं सर वो जो आप स्टार्टिंग में टेलीग्राम के लिए बोलते हो उसका प्रमोशन बंद कर दो। देखो यार, आप टेलीग्राम तक पहुँचे, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर रहे हो, तो जो नए नए लोग हैं ना, तो उनको भी तो वहीं से PDF मिल जाएगा। ठीक है, जो बहुत से लोग नए साथ में जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग, अब उनको PDF कहाँ से मिलेगा। तो रोज़ाना टेलीग्राम के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो लोग आएंगे, वो PDF कहाँ से ले पाएंगे उनको, इसलिए मैंने बताया कि वो टेलीग्राम तक पहुँचे, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकें, और उस PDF से सारी इन्फॉर्मेशन जैसे आप लोग ले रहे हो वैसे वो लोग भी ले सकें, जो भी नए वाले लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे लोगों को सारे एक चीज़ एक्सेस हो पाए, ये बस खाली उसी के लिए बोला जाता है। ठीक है, आगे आता है। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देखोगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में चर्चा बहुत होने वाली है इसकी। क्या हुआ है, भारत बायोटेक कंपनी की साइड से निकल कर आ चुकी है एक वैक्सीन। निकल कर मतलब एक नई वैक्सीन को बनाया गया। कौन सी वैक्सीन है यहाँ पर, उसका नाम आपको दिखेगा इनकोवाक, ये जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ऑरेंज कलर का ढक्कन है। ओके, ये कैसी वैक्सीन है। वैक्सीन तो यहाँ पर इंजेक्शन से दी जा रही थी, तो ये कैसी वैक्सीन है। ये वैक्सीन थोड़ा सा स्पेशल है, ये नासाल रूट से दी जाएगी, यानी कि नाक के अंदर ये वैक्सीन दी जाएगी, नोज़ के अंदर में। तो भारत बायोटेक का ये इंट्रानेज़ल कोविड-19 वैक्सीन है, जिसका जो ब्रांडिंग है वो इनकोवैक करके यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और ये अभी पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इस वजह से ये न्यूज़ में आ चुकी है। पता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ये दुनिया की, ध्यान से सुनना, पूरे दुनिया की पहली इंट्रानेज़ल वैक्सीन है जिसको यहाँ पर यूज़ के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए अप्रूव किया गया है। नोज़ के अंदर यहाँ पर ये वैक्सीन दी जाएगी, नाक के अंदर।
तो ये जो नेज़ल वैक्सीन है ये अपने आप में ही दुनिया के अंदर पहली इस प्रकार से वैक्सीन बनी है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय पर न्यूज़ में कवर होने वाली है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट हैं इनके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के ऊपर इसका ट्रायल कर चुके हैं। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं और वो ट्रायल बिल्कुल सक्सेसफुल रिजल्ट के साथ में हुए हैं, इस वजह से इसको पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल किया गया। ठीक है, तो इनको अब क्या है अगर पूछा जाए तो बता देना भैया कि एक इंट्रानेज़ल वैक्सीन है। और दुनिया की पहली इंट्रानेज़ल वैक्सीन कौन सी है, तो वो भी यहाँ पर इसी नाम से किस कंपनी ने बनाई है, तो भारत बायोटेक ने बनाई है। ठीक है, आगे आते हैं। तो इसको बनाया गया है कि बेसिकली यहाँ पर एज अ बूस्टर की तरह हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकें, एज अ प्रिकॉशन की तरह, यानी कि कोविड से पहले बचने के लिए हम लोग इस बूस्टर का यूज़ कर सकें, तो उस पर्पज़ से यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस बन भी सकते हैं, कुछ ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूँ, आज का डिस्कशन थोड़ा सा शॉर्ट रहने वाला है क्योंकि आज आर्टिकल्स थोड़े से कम हैं, क्योंकि हमारा सैटरडे में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज भी नहीं आता है, इस वजह से आर्टिकल थोड़े से कम रह जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भैया देखो, आज न्यूज़पेपर का वीडियो ना थोड़ा सा लेट हो चुका है। उसके पीछे का यहाँ पर यार रीज़न यह है कि मॉर्निंग में न्यूज़पेपर कम से कम 5:20 हो चुके थे, तब तक आया नहीं था। और मतलब इत्तेफाक से कल न्यूज़पेपर जल्दी आ गया था। तो कल वाला वीडियो आपको सबको पता है कि कल बहुत जल्दी अपलोड कर दिया था, क्योंकि कल न्यूज़पेपर जल्दी आ गया था और वो पता नहीं कैसा आया। अगर ऐसा रोज़ाना हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है, क्योंकि मैं जग रोज़ 3 बजे जाता हूँ, मतलब चाहे न्यूज़पेपर आए या ना आए, वो मेरा टाइम है उठने का, टाइम उठने का फिक्स है, वो फिक्स है। तो कल जब मैं देखता हूँ तो कल न्यूज़पेपर अवेलेबल था, तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा उसको और फिर उसको मैंने जल्दी से अपलोड कर दिया। तो वही प्रॉब्लम है, आपने देखा ना, कल मैंने अपलोड कर दिया था, एक दिन और बीच में मिल गया था न्यूज़पेपर जल्दी, तो मैंने उस दिन भी अपलोड कर दिया था जल्दी। लेकिन अब जब लेट आएगा वो खुद ही, तो फिर उसके बाद वो आप कह सकते हो कि मैं कहाँ से रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो बाकी मैंने मेल वगैरह किया था हिंदू वालों को इस चीज़ के बारे में, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, वो देख लेंगे आगे जो भी होगा। जो अगला आर्टिकल है, इस आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 और जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, यूपी और तमिलनाडु के अंदर में वैसे तो कई सारे हमारे राज्य हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि केंद्र सरकार ने उनको प्रोटेक्शन दे रखी है, वहाँ पर वो उनकी सुरक्षा करती है। लेकिन हो क्या रहा है, उन मॉन्यूमेंट्स के आसपास जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, लोग यहाँ पर रहने लगे हैं। उन मॉन्यूमेंट्स के आसपास लोगों ने घर बना लिए हैं या दुकानें बना ली हैं, सॉरी परमानेंट कह रहा हूँ, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों ने दुकानें बना रही हैं, तो मतलब एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वहाँ पे लोग यहाँ पर बाकायदा रह रहे हैं मॉन्यूमेंट्स के पास में, जिससे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी विरासत है इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसको लेकर एक कदम उठाने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, बात यहाँ पर की जा रही है, देखो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा स्मारक देखने को मिलेंगे, मॉन्यूमेंट्स को शायद स्मारक ही बोलते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा स्मारक हैं, लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड है, यानी कि केंद्र सरकार यहाँ पर इनकी सुरक्षा करती है, केंद्र सरकार के अंडर में आ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ये सब एंक्रोच होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस प्रकार से आप देखोगे, मान लो ये सामने आपको ये एक स्ट्रक्चर देखने को मिला है, फोर्ट गेटवे है यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट। इसके आसपास देखोगे जो टेम्पररी स्ट्रक्चर से बढ़ चुके हैं और अंदर की साइड में और बढ़ चुके हैं, लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से आसपास का डेरा बैठा लिया है अपना। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जितनी भी यहाँ पर स्मारकें हैं इनके ऊपर एक नुकसान पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स इस प्रकार के, उत्तर प्रदेश के बाद में आता है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग इस प्रकार से 75 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट साइट्स हैं जिनके ऊपर एंक्रोचमेंट देखने को मिला, इस प्रकार से टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बने हुए नजर आए। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से 74 मॉन्यूमेंट्स के आसपास इस प्रकार से एंक्रोचमेंट देखने को मिला है। ये बात खुद हमारे कल्चर मिनिस्टर ने राज्यसभा के अंदर बोली है। उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे अगर हम बात करें ओवरऑल कितने टोटल यहाँ पर सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, तो टोटल की बात करें तो लगभग 743 हैं, 743। तमिलनाडु के अंदर में 412 यानी 412 मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड है। देन उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि यही बहुत ज़्यादा यहाँ पर आज के समय पर नुकसान में देखने को मिल रहे हैं। सरकार ने इसके बारे में ऑलरेडी राज्यसभा में मेंशन कर दिया था 2019 में, लेकिन तब कोई यहाँ पर स्टेप उठाया नहीं गया था। तो अभी हमने बात करी है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की। उत्तर प्रदेश नंबर 1, तमिलनाडु नंबर 2, जहाँ पर एंक्रोचमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद आता है कर्नाटका, देन उसके बाद में महाराष्ट्र। कर्नाटका 3rd नंबर पर है जहाँ पर लगभग 48 मॉन्यूमेंट्स के आसपास एंक्रोचमेंट हुआ है। महाराष्ट्र 4th नंबर पर है जहाँ पर 46 मॉन्यूमेंट्स के आसपास एंक्रोचमेंट हुआ है। गुजरात के अंदर में लगभग 35 ऐसे मॉन्यूमेंट्स जहाँ पर एंक्रोचमेंट देखने को मिला है।
ठीक है। वैसे ओवरऑल अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत में टोटल कितने सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, तो भारत में टोटल 3695 यानी कि 3695 टोटल नंबर है। लिख लो कहीं पर, याद रहेगा, सही रहेगा, है ना। तो टोटल नंबर यहाँ पर इतने हैं, इतने सारे यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये सारे मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन कौन देता है, इनकी सुरक्षा कौन करता है, तो इसके लिए हमारे पास में एक अलग से ही बॉडी है जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के नाम से हम इसको जानते हैं। तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं इनका ध्यान रखना, इनका इंस्पेक्शन करना, इनका डिटेलिंग्स इकट्ठी करना, एक डेटा रखना, वो सारा काम ASI का होता है। तो ASI क्या करता है, इनका कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, सब कुछ काम यहाँ पर इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ASI ही करता है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ समय में काफ़ी सारे कदम उठाए, पुलिस कंप्लेंट्स भी करी हैं कई लोगों के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर ये लोग जो है अपना डेरा लगाकर बैठ चुके हैं मॉन्यूमेंट्स के पास में। तो काफ़ी सारे लोगों के खिलाफ कंप्लेंट्स करी हैं, बहुत सारा इंक्रोचमेंट हटाया भी है, बहुत सारे यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने के ऊपर काम चल भी रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। इनफैक्ट अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से बात करें तो हमारा जो कानून है वो क्या बोलता है, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो आप एक्ट कह सकते हो ना, ये अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में था एक टेम्पल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, हमारे पास में एक एक्ट है, कौन सा एक्ट है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एक्ट 2010, ठीक है। तो ये एक्ट हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है, हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उनकी सुरक्षा करना, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत यहाँ पर यह बोला जाता है कि अगर कोई भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कोई भी ऐसा स्मारक है जिसको यहाँ पर सुरक्षा दी जा रही है, उसके आसपास 100 मीटर के आसपास तो कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। 100 मीटर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 300 मीटर के आसपास का जो एरिया होगा ना, वो 300 मीटर एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट किया जाएगा, वहाँ पर भी कोई फालतू का काम नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर एक अच्छा खासा रेगुलेशन होगा, ठीक है। तो मतलब बीच में मॉन्यूमेंट्स हो गया, उसके आसपास 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, उसके अलावा 300 मीटर तक भी जो एरिया होगा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं आज के समय में, काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई नहीं की जा रही है, और इस प्रकार से ढेर सारा जो स्ट्रक्चर है, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स है, वो बना लिए गए हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि भैया इसको लेकर एक ना एक कदम जो है वो उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है तो, ठीक है। अब इस आर्टिकल से हमें एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना है, तो मैंने बार बार एक बॉडी के बारे में चर्चा की है, वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो क्या है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आओ थोड़ा सा इसके बारे में सीख लेते हैं, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ASI क्या है, ASI एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनका कंजर्वेशन, वहाँ पर रिसर्च एनालिसिस करना, सारा काम ASI करता है। ASI हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली सवाल बनते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में कौन सी बॉडी आती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया था, इसको फाउंड किया गया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के थ्रू, जो कि यहाँ पर इस बॉडी के पहले डायरेक्टर जनरल भी बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे सवाल बन जाते हैं क्या, बिल्कुल। आप देखोगे साल 2004 के अंदर एक सवाल बनता है। सवाल क्या था, UPSC ने साल 2004 में सवाल पूछा था। ये सवाल ये था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अटैच्ड ऑफिस है किस मिनिस्ट्री के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर मैंने आपको बताया है ही, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये आर्कियोलॉजिकल ये वाला जो एक्ट है ये क्या बोलता है, इसको लिख लेना, टोटल मॉन्यूमेंट के नंबर लिख लेना, और ASI के बारे में बताया ये लिख लेना, बस काम खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। नाउ नेक्स्ट अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 अगेन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, तो हमारी केंद्र सरकार ने अभी अप्रूव कर दिया है OROP, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन, आप कह सकते हो इसका जो दूसरा है ना, ये यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। तो 1 रैंक 1 पेंशन OROP को यहाँ पर इसका जो पेंडिंग मामला था वो बेसिकली अप्रूव कर दिया गया। जो पेंडिंग काफ़ी सारा किसी को पेंशन नहीं मिला है, वो जो पेंडिंग वाला मामला पड़ा हुआ था पिछले 5 साल का, वो अभी पूरा कर दिया गया है। पिछले 5 साल कब से कब तक, लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है 2019 से 2022 तक। जो ये 5 साल का पिछला मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, इस 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर में इसको अप्रूव कर दिया गया। अब सभी लोगों को यहाँ पर जो भी हमारे वेतरन मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, है ना, तो इनकी जो पेंशन्स थी वो पेंशन्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। खासकर रिटायर्ड ऑफिसर्स की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि रिटायरमेंट
रिटायरमेंट के बाद ही यहाँ पर जो पेंशन्स हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो हमारी केंद्र सरकार ने फ्राइडे में यानी कल के दिन अप्रूव कर दिया है पेंशन रिविजन फॉर द रिटायरीज फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस से लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए जो ये पेंशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। और ये पेंशन आपको पता होगा अब बेसिकली एक नया रूल लागू होता है OROP का, यानी कि वन रैंक वन पेंशन का। क्या होती है वन रैंक वन पेंशन, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से सिंपल भाषा में समझा दूंगा। तो इस स्कीम के तहत ही यहाँ पर ये सारा का सारा अप्रूवल दे दिया है। तो 2019 से लेकर 2022 तक इन 5 साल का जो भी पेंशन पेंडिंग था ये अब रिलीज़ किया जाएगा। लगभग 23,638 कितना 23,638 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर डिसबर्स करने वाले हैं। ये पेंशन्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाने वाली है। बात क्लियर हो गई। देखो वन रैंक वन पेंशन का मामला बहुत लंबे समय से अटका पड़ा था, इसको लेकर प्रोटेस्ट भी चला। वन रैंक वन पेंशन लागू कब से होता है? जुलाई 2015 से यहाँ पर लागू होता है। चलो मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वैसे यहाँ पर 1 जुलाई 2015 से ये लागू हो जाता है। समझाता हूँ मैं क्या था एग्जैक्टली ये वन रैंक वन पेंशन। तो वन रैंक वन पेंशन का मतलब यहाँ पर यह है कि पेमेंट ऑफ द सेम पेंशन टू द मिलिट्री ऑफिसर फॉर द सेम रैंक फॉर द सेम लेंथ ऑफ सर्विस। कहोगे ये क्या बता दिया? अब मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। आज से कई समय पहले क्या हुआ करता था, जो पेंशन है वो कैसे दी जाती थी? पेंशन बेसिकली दी जाती थी कि कोई व्यक्ति कब रिटायरमेंट हुआ है उसके बेसिस पर। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 1996 से पहले की कहानी या 2006 से पहले की कहानी। तो इस समय पेंशन कैसे दी जाती थी कि आप सर्विस दे रहे हो सर्विस देते देते जिस टाइम आपका रिटायरमेंट हुआ है, रिटायरमेंट के समय पर आपकी सैलरी कितनी थी, रिटायरमेंट के समय पर जो लास्ट सैलरी आपको मिली है ना, लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसी का 50% दिया जाता था। सपोज लास्ट सैलरी यहाँ पर किसी ऑफिसर को 60,000 मिली थी तो 30,000 रुपये की पेंशन बन जाएगी और इसमें कुछ एडिशनल अमाउंट वो है वो मिल जाएगा। और यही पेंशन जो है इन्फ्लेशन के हिसाब से रिवाइज होती रहेगी, ये पेंशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ये पहले हुआ करता था, ठीक है। यानी कि लास्ट ड्रॉन सैलरी के बेसिस पर पेंशन दी जाती थी, आखिरी कितना पैसा यहाँ पर कितनी उनकी इनकम थी उसके बेसिस पर। लेकिन वन रैंक वन पेंशन यहाँ पर क्या बोलता है कि इसमें क्या होगा कि मान लो यहाँ पर एक ऑफिसर हैं जो है कर्नल रैंक के, तो इस रैंक के अंदर जितने भी लोग होंगे, सपोज यहाँ पर इन लोगों ने 14 साल की सर्विस दी, सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग थे, उन्होंने 14 साल की यहाँ पर सर्विस दी, तो क्या होगा एक रैंक और यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक पेंशन, उस रैंक के हिसाब से पेंशन दी जाएगी, ठीक है। उस रैंक के बेसिस पर यहाँ पर पेंशन दी जाएगी और दूसरा देखा जाएगा उन्होंने कितने समय तक सर्व किया, कितने लंबे समय तक उन्होंने सर्व किया है। 14 साल तक एक व्यक्ति है जिसने आप कह सकते हो एक व्यक्ति रहे जिन्होंने केवल और केवल 5 साल यहाँ पर, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, 5 साल यहाँ पर कर्नल की पोस्ट पर उन्होंने बिताए। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 14 साल कर्नल की पोस्ट पर बिताए। अब यहाँ पर होता यह है कि इनको जो पेंशन है वो तो सेम रैंक के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। ये भी कर्नल है, ये भी कर्नल है, तो रैंक तो सेम है, तो इसके हिसाब से पेंशन मिलेगी। दूसरा इनकी लेंथ ऑफ सर्विस देखी जाएगी, ये 5 साल तक इन्होंने काम किया था, ये 14 साल तक, तो लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से पेंशन दी जाएगी, ठीक है। कि भैया यहाँ पर इन्होंने इतने लंबे समय तक काम किया, इसके बेसिस पर पेंशन तैयार करो। इन्होंने 5 साल तक काम किया तो उसके बेसिस पर पेंशन तैयार करो, ठीक है। तो वन रैंक वन पेंशन का मतलब क्या है कि एक सेम पेंशन देना मिलिट्री ऑफिसर्स को फॉर द सेम रैंक एंड सेम लेंथ ऑफ द सर्विस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सेम लंबे समय तक यहाँ पर उन्होंने अगर सर्व किया है तो बेसिकली यहाँ पर जितने समय तक यहाँ पर सर्व किया है उस लेंथ के हिसाब से भी यहाँ पर जो पेंशन है वो तैयार की जाएगी लास्ट में, ठीक है। अब इस वन रैंक वन पेंशन से पहले क्या हुआ करता था, जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन हुआ करते थे ना, उनको पेंशन्स मिला करता था। किस प्रकार से, मैंने आपको बताया कि लास्ट समय पर, रिटायरमेंट के समय पर उन्होंने जो भी यहाँ पर सैलरी रिसीव करी है उसका 50% यहाँ पर जो है वो उनको एज अ पेंशन मिला करता था। बाद में उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करके वो पेंशन इंक्रीज़ होता रहता था। उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा आपको ये पेंशन के नंबर्स देखने को मिला करते थे उस समय पर, क्योंकि आप देखोगे ना तो उस समय पर बहुत सारे लोग जो है उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पंजाब से यहाँ पर निकल कर जाया करते थे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में, तो वो बात भी यहाँ पर मेंशन की जा रही है। नाउ ये जो पूरी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन यानी कि वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की जो बात है ये किसने कही है? ये एक कमेटी बैठाई गई थी इस पूरे प्रोसेस को लेकर, और उस कमेटी का नाम है कोश्यारी कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कोश्यारी कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बता देना वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड है। तो कोश्यारी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही यहाँ पर क्या किया गया था, इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो वन रैंक वन पेंशन है इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया, इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला गया कि अब जब ये दोबारा से रिवाइज कर दी गई है तो 2019 से लेकर 2022 तक जो भी यहाँ पर पेंडिंग पेंशन्स थी वो मैंने आपको बताया वो रिवाइज हो चुकी हैं। ये पेंशन्स थोड़ी सी यहाँ पर आप कह सकते हो बढ़कर मिलने वाली हैं, ठीक है।
तो 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर में लगभग यहाँ पर जो भी पेंशन्स हैं वो अब पेंशन्स यहाँ पर दी जाएंगी। लगभग 23,638 करोड़ रुपए तक का ये जो अमाउंट है ये अभी तक ड्यू है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो चुकी है। बाकी जो यहाँ पर पास्ट वाले पेंशनर्स होंगे, देखो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में बताया है। ये जो पेंशन्स है मैंने आपको कब से कब तक की बताई है, 2019 है वहाँ से लेकर 2022 तक की जो पेंशन से पेंडिंग वो दी जाएंगी। अब 2019 से पहले वाले जो लोग रह गए उनकी पेंशन भी चेंज होंगी, उनकी पेंशन रीफिक्स की जाएंगी, क्योंकि उनकी पेंशन भी बढ़ेगी ना, पेंशन बढ़ती रहती है। तो इनकी आ गई, तो अब यहाँ पर उन 2019 से पहले वाले जो पेंशन है वो कैसे रिफिक्स की जाएंगी, तो उसको रिफिक्स करने का तरीका एक बहुत अच्छा सा तरीका है कि मैंने आपको बताया कि 2019 से 2022 तक जो है वो अब दी जाएंगी। 2019 से पहले वाले 5 साल के लिए जो पेंशन है वो रिफिक्स करने का तरीका कैसा है, मतलब 2019 से पहले वाली पेंशन कैसे रिफिक्स करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। 2019 से पहले वाली लोगों की जो पेंशन है वो कैसे यहाँ पर डिसाइड की जाएगी, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें साल 2018 को देखना होगा। 2019 से पहले 2018 था। अब 2018 में सपोज़ यहाँ पर फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है ना, और दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर आप कह सकते हो कि कर्नल की पोस्ट पर हैं। अब ये रिटायर हो चुके हैं, इनको पेंशन मिल रही है, लेकिन अब पेंशन को वापस से रिवाइज करनी है, रीफिक्स करनी है, ठीक है ना। तो उसको हम रीफिक्स कर रहे हैं, मतलब 2018 से पहले वो रिटायर हुए हैं, अब 2018 से पहले रिटायर हो गए, लेकिन अब रीफिक्स कर रही है। तो क्या होगा, 2018 में जो भी ए और बी व्यक्ति यहाँ पर रिटायर हुए होंगे, मान लो यहाँ पर इन्होंने 5 साल की सर्विस दी और इन्होंने 15 साल की सर्विस दी, एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, तो इन दोनों की सर्विसेज को देखते हुए इनकी जितनी भी पेंशन्स होंगी ना, उन सब पेंशन्स का एक एवरेज निकाल लिया जाएगा। सपोज़ लास्ट टाइम पे ये जो व्यक्ति हैं इनको पेंशन मिल रही थी यहाँ पर 80,000 और सपोज़ यहाँ पर इनको पेंशन मिल रही थी यहाँ पर बी वाले को 50,000, तो इनके बीच का यहाँ पर एक एवरेज निकाल लिया जाएगा। एवरेज कितना निकलता है उतने के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। सपोज़ एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एवरेज यहाँ पर निकल कर आया 65,000 रुपये, कि 65,000 रुपये यहाँ पर अब 2018 से पहले वाले सभी लोगों को पेंशन दी जाएगी, ठीक है। तो एवरेज 65,000 रुपये निकल कर आया सपोज। अब आप कहोगे कि जिसको 80,000 रुपये मिल रही थी तो उसके कम कर दिए जाएंगे, नहीं, जिनकी ज़्यादा थी उनकी उतनी रहेगी। अगर 65 से किसी की ज़्यादा है तो उतनी ही पेंशन उनको पहले वालों को मिलती रहेगी, लेकिन अगर किसी की कम थी, सपोज़ ये 65 है, किसी की 60,000 है, किसी की 55 है, तो बढ़ाकर 65 कर दी जाएगी, तो उनकी पेंशन यहाँ पे बराबर पहुँच जाएगी, यानी एवरेज के मुकाबले पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार से पहले वाले यानी कि 2019 से पहले वाले लोगों की जो पेंशन है उसको भी रिफिक्स किया जाएगा, और 2019 के बाद से किस प्रकार से पेंशन रिवाइज हो गई है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के अंदर में सारी चीज़ें आती हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1 रैंक 1 पेंशन को। तो बस खाली इसके अंदर क्या है कि जो सेम रैंक है, सेम सर्विस है, उनको सेम यहाँ पे जो रिटायरमेंट का अमाउंट है वो मिलना चाहिए। पहले क्या हो रहा था, पहले एक बहुत डिफरेंस आ रहा था। डिफरेंस यहाँ पर कि भैया लास्ट में उनको कितनी सैलरी मिली है, केवल वही चीज़ डिसाइड कर रही थी, है ना। लास्ट में जो सैलरी थी उसके बेसिस पर आधी सैलरी, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा हुआ। तो इस चक्कर में यहाँ पर डिफरेंसेस बहुत सारे आ रहे थे। तो यहाँ पर बोला गया कि भैया जितने भी सेम रैंक के हैं और अगर उन्होंने सेम लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पर दी है तो उन सभी लोगों को सेम पेंशन देनी चाहिए, जिससे डिफरेंसेस यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो OROP भी यहाँ पर क्लियर हो गया। नाउ चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज जो एडिटोरियल सेक्शन है ना वो पूरा का पूरा बकवास सेक्शन है, आप उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन आपको पता होगा एडिटोरियल पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, कोई बात नहीं। जब यहाँ पर मैंने पढ़ा तो कुछ भी एडिटोरियल हमारे काम का मिला नहीं है। एक एडिटोरियल काम का है, कौन सा है, सर्विकल कैंसर को लेकर, वो एक छोटा सा आर्टिकल आया है और उस सर्विकल कैंसर वाले आर्टिकल का डिस्कशन मैं ऑलरेडी कल कर चुका हूं और बहुत विस्तार में समझा चुका हूं। वही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। अगर ऐसा होता कि हाँ वो कई दिन पहले मैं डिस्कस कर रहा होता तो मैं इसको आज दोबारा समझाता, लेकिन वो मैंने कल ही कवर किया है। तो जो भी लोगों ने इस आर्टिकल के बारे में, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के बारे में अगर कवर करना है तो आप कल वाले वीडियो को प्लीज़ ओपन कर सकते हो। कल वाले वीडियो को ओपन करना, शायद दूसरा ही आर्टिकल जो है ना वो मैंने ये वाला डिस्कस किया है। तो एक एडिटोरियल काम का था, बाकी यहाँ पर आप लोग स्किप कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पर काम का है नहीं। सैटरडे में आपको पता होगा ग्राउंड जीरो का पेज आता है, ये भी अगेन आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है। तो सैटरडे में आर्टिकल्स ऑलरेडी कम होते हैं, इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो डिस्कशन है आज का हमारा थोड़ा सा शॉर्टर चलेगा। तो आप सोचोगे तो क्या सर आज एडिटोरियल डिस्कशन नहीं होगा, क्या होगा? राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हम हर रोज़ जानते हैं, तो जानेंगे। तो मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को उठाया है, वहाँ पे एक अच्छा एडिटोरियल आया है काम का, एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आई है और वो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे किस चीज़ के बारे में, नीड अर्जेंट पुलिस रिफॉर्म्स। तो इस ओपिनियन पेज पर आप देखोगे ना फाइनेंशियल एक्सप्रेस के, तो जो पुलिस रिफॉर्म्स है, पुलिस के अंदर सुधार को लेकर ये आर्टिकल आया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब आप कह सकते हो कि
ये हमेशा से यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है और खासकर ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव यानी प्रीलिम्स मेंस और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पुलिस सुधार के अंदर मतलब क्या हमने पढ़ना है, प्लस पुलिस सुधार की क्या ज़रूरत है, पुलिस के अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स आज के समय पर पुलिस सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो एक पूरा का पूरा प्रॉपर आंसर राइटिंग मैं आपको तैयार करके दे रहा हूँ, आप उसको अपने पास में रख लेना। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का प्रश्न क्या है? प्रश्न है, डिस्कस द नीड ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, कंसीडर द इवॉल्विंग नेचर ऑफ क्राइम एंड इंसर्जेंसीज। ठीक है, अब इसको हिंदी में बता देता हूँ। यानी अपराध और उग्रवाद की जो ये बढ़ती प्रक्रिया है ना, इसको देखते हुए भारत में पुलिस सुधार की आवश्यकता पर चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंसर्जेंसी क्राइम इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसके बेसिस पर क्या क्या हमें पुलिस सुधार करने चाहिए, ये आपको इसके ऊपर आंसर लिखना है। अभी मैं पूरा डिटेल डिस्कशन करूँगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपके पास में कंटेंट नहीं होगा तब तक आप आंसर लिख नहीं सकते। तो अभी पूरा एडिटोरियल में डिस्कस करूँगा, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर ये आंसर लिख पाओगे। ठीक है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको मेरा चैनल मिलेगा। लगभग वहाँ पर 41,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पर लिख सकते हो। और आंसर लिखकर सबमिट करने के बाद में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को, एक दूसरे के आंसर्स को चेक करोगे ना, तो इससे फ़ायदा होगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपने नहीं लिखे थे, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी एक्सपैंड होगी। साथ ही साथ में आप लोग सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं तो आप उन चीज़ों को बता सकोगे कि हाँ भाई, यहाँ पर आपको एक सुधार की आवश्यकता हो जाती है। क्लियर हो गया? चलो अब समझते हैं हम लोग पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरतों के बारे में और क्या होता है पुलिस रिफॉर्म्स, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया कि देखो भारत के अंदर जो पुलिस है वो बेसिकली हमारी राज्यों के अंडर में आ रही है। जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं, खासकर राज्यों के अंदर में जो आने वाली पुलिस फोर्सेस हैं, इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जो भी क्राइम है उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी तहकीकात करना। जो खासकर हमारी सेंट्रल फोर्सेस हैं, हमारी केंद्र सरकार की फोर्सेस हैं, वो इनको मदद करती रहती हैं। जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उससे लड़ने में यहाँ पर इन सब पुलिस वालों को मदद मिल जाती है। तो आज के समय पर जो भी यहाँ पर खर्चा होता है, यानी पुलिस के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जो भी खर्चे होते हैं, वो खर्चे कौन करता है? तो लगभग आप कह सकते हो यहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो बजट होता है ना, ये लोग जो बजट लेकर आते हैं उसका 3% जो पैसा है, 3% तक जो पैसा है वो बेसिकली यहाँ पर पुलिस के ऊपर ही यहाँ पर खर्चा जाता है। बात क्लियर हुई? अब आप देखोगे बोला ये जाता है कि देखो पुलिस को रेगुलेट करने को लेकर, यानी कि आज के समय पर जो जितने भी पुलिस के मैटर्स होता है ना, इन मैटर्स को देखने के लिए, इस पूरे सेक्टर को देखने के लिए हमारे पास में एक एक्ट है। कि कौन सा एक्ट है? पुलिस एक्ट 1861। लेकिन ये एक्ट बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के समय का है और उसी समय की चीज़ें आज भी हम लोग यहाँ पर लागू कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो बहुत पुराने लागू हुआ 1861 के ये कानून है, उसी को हम लागू कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि भाई उसके अंदर यहाँ पर एक बदलाव की या फिर एक सुधार की जो है हमें आवश्यकता पड़ती है। हालांकि बहुत सारे चेंजेस करने के बारे में अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई, उन्होंने बोला कि भैया ये चेंज कर लो, ठीक है, पुलिस के अंदर यही सुधार होने चाहिए। हर एक कमेटी ने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर भी यहाँ पर कोई भी जो काम है वो अमल नहीं किया गया या इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसको लागू नहीं किया गया है। जो भी सजेशन है वो सजेशन के सजेशन बने रह गए। हमने कोई भी अभी तक पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स या कोई भी चेंज नहीं करे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस वजह से राइटर बोलते हैं कि भारत को आज के समय में ज़रूरत है एक स्मार्ट पुलिसिंग की। जो हमारा पूरा पुलिस पोर्शन है, ये जो पूरा सेक्टर कहलाता है, इसको थोड़ा स्मार्ट बनाया जाए। यहाँ पे थोड़ी सी जिनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको और ज़्यादा एनहेंस किया जाए। नाउ अब यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि आखिरकार जो पुलिस है ना, इसका मेन रोल क्या होता है। जैसे इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो इस देश के अंदर पुलिस का रोल क्या है? तो पुलिस फोर्सेस का जो एक मेन रोल होता है, जो प्राइमरी रोल होता है, वो है जितने भी लॉ हैं, कानून हैं, उनको लागू करना, जितने भी अपराध हैं उनकी तहकीकात करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना, जितने भी देश हैं हमारे लोगों के अंदर उनकी सुरक्षा करने का काम आप कह सकते हो पुलिस का होता है। अब इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे जो जनसंख्या आप देखोगे नंबर 2 पर आते हैं हम लोग, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। जल्दी जल्दी हम चाइना को बीट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हो चुके हैं जहाँ पर चाइना को बीट कर चुके हैं, है ना, आपने देखा भी होगा। तो होता यहाँ पर यह है कि इंडिया जो एक बहुत बड़ा देश है ना, यहाँ पर ज़रूरत है कि जितने भी पुलिस फोर्सेस हैं उनके पास में एक वेल इक्विपमेंट्स हों, ठीक है, हथियार प्रॉपरली हो, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सपोर्ट हो, एक अल्टीमेट लेवल की यहाँ पर पुलिस फोर्सेस हमारी होने चाहिए। तब जाकर वो अपना जो रोल है, अपना जो काम है वो सही से कम कर पाएंगे।
लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है कि इनके पास में आज के समय पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है नहीं। हमें ज़रूरत है कि देखो जो पुलिस के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पुलिस बहुत अच्छे से निभा सके, और उसके लिए हम यहाँ पर पुलिस को, जो सरकार है बेसिकली, वो पुलिस को हर तरीके से सपोर्ट कर सके। लेकिन एक बात ये भी है कि मान लो कहीं पर पुलिस अपना गलत काम दिखाता है, अपनी पावर, जो भी उसको पावर मिली है उसका मिसयूज़ करता है, तो बेसिकली उसके लिए वो जिम्मेदार खुद ही है और उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख पाओगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पुलिस के अंदर बदलाव करना है। क्यों? क्योंकि पुलिस के अंदर बदलाव करने ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि करंट समय में जो अपराध हैं उनके अंदर बदलाव हो रहे हैं। जो क्राइम है वो पहले इतने खतरनाक क्राइम नहीं हुआ करते थे जितने अब यहाँ पर होने लगे हैं। एक से एक एडवांस लेवल के क्राइम होने लगे हैं। अलग अलग प्रकार के क्राइम आपने यहाँ पर सुन लिए होंगे। और उसके बाद डिजिटल क्राइम, क्योंकि चीज़ें डिजिटाइज हो चुकी हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और उस टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है वो पुलिस में है नहीं। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के मामले में क्राइम बढ़ रहे हैं, पुलिस को उसकी नॉलेज है नहीं। तो वही यहाँ पर बात बोली जाती है कि अब यहाँ पर ज़रूरत है पुलिस फोर्सेस के अंदर कुछ रिफॉर्म्स करने की, कुछ यहाँ पर सुधार करने की। ठीक है, अब इसको लेकर क्या होता है ना, पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर, यानी कि पुलिस के अंदर सुधार करने को लेकर अलग अलग समितियाँ, अलग अलग कमिटीज़ बनती हैं, अलग अलग कमीशंस बनते हैं। सब ने अपनी अपनी कहीं ना कहीं रिकमेंडेशंस दी हैं। वो कमिटी कौन कौन सी हैं, उन कमिटी का नाम ध्यान रखना यार। वो कमेटी के नाम की जो पिक्चर है वो मैं लेकर आया था यार। मैं मतलब अभी पिक्चर मिल नहीं रही है मुझे, मैंने ढूंढ लिया है उसको, पिक्चर को, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको पीडीएफ के अंदर डाल दूंगा, आप पीडीएफ में से उस पिक्चर को देख लेना। ठीक है, तो कुछ कमेटियां हैं जैसे मलिमत कमेटी, ऐसे कई सारी कमेटियां आई जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात करी है। अब आगे बात करते हैं कि आखिरकार जो चैलेंजेस हैं, यानी कि क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं रिगार्डिंग हमारी पुलिसिंग। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है पुलिस के अंदर में वो यहाँ पर यह है लो पुलिस पॉपुलेशन रेशियो। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो हमारी स्टेट पुलिस फोर्सेस है ना, इनके अंदर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा खाली हैं। आप देखोगे 2016 के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 5.5 लाख के आसपास वैकेंसीज अभी तक यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं। और अब वो वैकेंसीज भरी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस की संख्या कम है और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो लगभग करेंट टाइम पे आप देखोगे तो हर 1 लाख लोगों के ऊपर, यानी कि जो हर 1 लाख लोग हैं इनके लिए 181 के आसपास यानी 181 पुलिस की स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, जो कि नंबर अपने आप में कम है। जबकि यूनाइटेड नेशन ने रिकमेंड किया है कि लगभग 1 लाख लोगों के लिए कम से कम 222 के आसपास तो पुलिसमैन होने चाहिए। तो ये नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मतलब जो पुलिस का है, पुलिस का नंबर कम है, लोगों का नंबर ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस चक्कर में ऑब्वियस सी बात है, लोग ज़्यादा हो गए, पुलिस कम हो गए, तो लोग जो पुलिस है उसके ऊपर बर्डन भी काफ़ी बढ़ जाता है, काम भी बढ़ जाता है, जिसके चक्कर में डिस्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर जो पुलिस हैं वो फेस करने लगते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो है पॉलिटिकल सुपर इम्पोजिशन, यानी काफ़ी सारी राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पुलिस लॉज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल और स्टेट पुलिस फोर्सेस, जो भी हमारी केंद्र सरकार के अंडर में आ रही है और राज्य सरकार के अंडर में आ रही है, जो भी सेंट्रल और स्टेट पुलिस फोर्सेस है ना, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर में आ जाती हैं। कई बार जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, वो अपने मूड के हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए जो है पुलिस को इधर से उधर यहाँ पर करते रहते हैं, जिसके चक्कर में पुलिस को ढेर सारे जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पर फेस करने पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कॉलोनियल लेगेसी, यानी जितनी भी चीज़ें, यानी कि इस पूरे के पूरे जो पुलिसिंग सेक्टर को हम मैनेज कर रहे हैं ना, ये हम लोग एक एक्ट के माध्यम से कर रहे हैं, वो है पुलिस एक्ट ऑफ 1861, जो कि अंग्रेजों के समय का है। और ये जो एक्ट है ये आज के समय को मीट नहीं करेगा, कहाँ 1861 का समय और कहाँ यहाँ पर 2022 का समय, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो इसको यहाँ पर सही करने के लिए भी हमें एक आवश्यकता है कि हम बदलाव करें। तीसरा एक जो चैलेंज है, शायद चौथा है ये, जो नेक्स्ट चैलेंज है इसको नेक्स्ट बोल देता हूँ, ये है पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक परसेप्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सेकंड ARC रिपोर्ट इसने ये बताया कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं ना, लोग यहाँ पर पुलिस से सेटिस्फाई नहीं है। मतलब पुलिस को लोग गलत तरीके से देखते हैं। खुद यहाँ पर रिपोर्ट्स ने बताया है कैसे लोग यहाँ पर पुलिस को बोलते हैं कि भाई करप्ट है, पुलिस को ऐसा करप्ट, भ्रष्टाचारी की तरह, इनएफिशिएंट की तरह, अनरेस्पॉन्सिव। उसके बाद में यहाँ पर लोग जो है ना खुलकर बात भी नहीं कर पाते। एक होता है कि लोगों का रिलेशन जो है पुलिस के साथ में सही है, लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो जाकर वो खुलकर बोल सके। तो कई बार यहाँ पर लोग जो है ना पुलिस से बातचीत करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर जाते हैं, ये बात भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मतलब जो पब्लिक परसेप्शन है पुलिस को लेकर वो बहुत अलग है। लोग यहाँ पर सोचते हैं कि जो पुलिस है वो करप्ट ही है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। फिर आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट। आज के समय पर जितने भी पुलिस फोर्सेस हैं इनको एक हार्ड कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सपोर्ट हो, मॉडर्न तरीके के वेपन्स हो, है ना, और उसके बाद में यहाँ पर जो मॉडर्न तरीके की व्हीकल्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनको मिलनी चाहिए। लेकिन क्या है कि यहाँ पर हमेशा से ही देखोगे तो हथियारों का शॉर्टेज रहा है।
इनफैक्ट जो हमारे पास में कि CAG की जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग बात करें तो वेपन्स का सपोर्ट रहा है, वेपन्स का शॉर्टेज रहा है, वेपन्स की कमी रही है यहाँ पर स्टेट पुलिस फोर्सेस के पास में। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं है यहाँ पर, आप ऐसा भी देख पाओगे। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको यहाँ पर सुधारना होगा। फिर उसके बाद में एक प्रॉब्लम है चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी, चैलेंजिंग नहीं चेंजिंग टेक्नोलॉजी, और चैलेंजिंग भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आज के समय पर लगातार टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, आने वाले 10 साल में आप समझ सकते होंगे कि डिजिटाइजेशन कहाँ पहुँच जाएगा। एक नई लेवल की टेक्नोलॉजीज़ हमें, तो हम रोज़ाना कुछ ना कुछ चीज़ देख रहे हैं, रोज़ाना टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ ना कुछ नए आविष्कार, नए इनोवेशंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि आप देखोगे तो थ्रेट के मामले में, खतरे के मामले में जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक होती जा रही है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार चेंज हो रही है। तो बेसिकली हम चल रहे हैं पुराने हिसाब से और टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है। तो हमें टाइम के हिसाब से चलना होगा और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजीज चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर हमें पुलिस रिफॉर्म्स भी करने होंगे, यहाँ पे पुलिस के अंदर सुधार भी करने होंगे। बात क्लियर हो गई। अब एट द लास्ट राइटर ने मेंशन किया है व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए, मतलब क्या करें, क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए। चलो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे राइटर ने बोली है मेकिंग द पुलिस आ स्मार्ट फोर्स। हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि हम इंडिया की जो पुलिस है उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाएं, सेंसिटिव बनाएं, मॉडर्न बनाएं, और जिस प्रकार से टाइम बदल रहा है उन चेंजेस के साथ साथ यहाँ पर उनको लेकर चलें। टैक से भी बनाएं, टैक से भी मतलब टेक्नोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपरली ट्रेंड हो, मॉडर्न वेपन्स उनके पास में, तो आप समझो कि पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो सकती है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज़ को बनाना होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई पुलिस मिसकंडक्ट करता है, तो पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्लेंट दर्ज करवाने का कोई बॉडी तो होना चाहिए ना। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी जो होगी वो क्या करेगी, वो यहाँ पर इन पुलिस वालों को सही से देख लेगी अगर कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, कोई मिसकंडक्ट करता है तो। ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो साइबर पुलिसिंग है उसको स्ट्रेंथ करना होगा, उसको और ज़्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कंप्यूटर वाले जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जब कंप्यूटर के अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, डिजिटाइजेशन बढ़ चुका है, जिस चक्कर की वजह से ये कंप्यूटर के जो अपराध हैं वो लगातार इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी का डेटा लीक कर देना, हैक कर देना, ये सारी चीज़ें। तो हमें इस वाली जो पुलिस है, साइबर पुलिसिंग है, इसको और ज़्यादा मजबूत करना होगा। नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई डिजिटल इन्वेस्टिगेटिव चीज़ें, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर हम लोग को लेकर आना पड़ेगा। नई नई जो डिजिटल जो कैपेबिलिटीज़ है वो हमें यहाँ पर इन पुलिस को प्रोवाइड करवानी होगी। ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट। जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे माने जाते हैं कि देखो जो 1861 वाला एक्ट है ना, इसको यहाँ पे अमेंड करना चाहिए, इसके अंदर चेंजेस करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। और खासकर यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए अपॉइंटमेंट के ऊपर। जो पुलिस के अंदर डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट है या और भी लोगों का अपॉइंटमेंट है, इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी हो, सभी लोग को इसके बारे में पता हो, और खासकर मेरिट के बेस पर, उनकी काबिलियत के बेसिस पर अपॉइंटमेंट किया जाए। ऐसे कोई यहाँ पर फालतू में या घूसखोरी के चक्कर में अपॉइंटमेंट ना किया जाए, कोई प्रमोशन ना हो, खासकर उनकी खासियत, उनकी जो काबिलियत है उसकी बेसिस पर यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाए, उसी के बेसिस पर यहाँ पर इनका जो प्रमोशन वगैरह है वो किया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर एक और चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन करी है, वो है वेमेन अंडर रिप्रेजेंटेशन। यानी कि देखो प्रॉब्लम वैसे तो ये कि अगर हम बात करें तो पुलिस सेक्टर में जो महिलाएं हैं इनकी काफ़ी बड़ी कमी है, इसको हमें पूरा करना पड़ेगा। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ऑलरेडी यहाँ पर एडवाइस दिया है कि जितने भी हमारे राज्य हैं, राज्य सरकार और खास साथ में हमारी केंद्र सरकार है, इनको क्या करना चाहिए, इनको इंश्योर करना चाहिए कि जितनी भी इनकी पुलिस है इनकी यहाँ पर, वहाँ पे 33% वेमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। 33% के आसपास अगर वेमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा पुलिस के अंदर तो वेमेन को भी एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। जो चैलेंजेस हैं, खासकर कोई मान लो वेमेन को लेकर सोसाइटी के अंदर चैलेंज होता है तो उसको भी रिजॉल्व करने में काफ़ी हद तक मदद मिल जानी है। फिर बात यहाँ पर बोली जाती है, यहाँ पर रिकमेंड किया गया कि एटलीस्ट जितने भी हर एक डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस स्टेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सारी की सारी वेमेन ऑफिसर्स हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेमेन के लिए भी एक आप कह सकते हो कि पुलिस स्टेशन होना चाहिए, जहाँ जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकेंगे, जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसको हम डील कर सकेंगे। जो महिला है ना वो अपनी प्रॉब्लम को महिला के साथ में खुलकर मेंशन कर सकेगी, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। तो आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर हुआ। अब इसी के बेसिस पर आपको ये पूरा का पूरा आंसर लिखना है और
मुझे लगता है एक बहुत अच्छा आंसर आप सब लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सा कंटेंट आपके पास में रेडी हो चुका है। ठीक है, तो फालतू एडिटोरियल को पढ़ने से अच्छा यहाँ पर यह है कि कुछ काम का पढ़ लिया जाए। ये आपको हेल्प भी करेगा, पहले क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने उस पे ना उसको, क्योंकि जब मैंने पढ़ा ना तो वहाँ पे कुछ काम का मिला नहीं, तो मैं नहीं चाहता था कि आपका मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करूँ। आपको मैं वो पढ़ा देता पूरा, फिर आप सोचते यार सर आपने क्यों पढ़ा दिया फालतू में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ काम का पढ़ लिया। सर्विकल कैंसर वाला एक और एडिटोरियल है, लेकिन वो मैं कल ही पढ़ा चुका हूँ। तो प्लीज़ कल वाला वीडियो ओपन करो, सेकेंड आर्टिकल को देखो, सर्विकल कैंसर के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब हम लोग करते हैं अपने प्रीलिम्स वाले सवाल को हल। तो कलमकारी पेंटिंग के बारे में पूछा गया था। कलमकारी पेंटिंग यहाँ पर किस चीज़ को रेफर करती है? तो बेसिकली यहाँ पर एक हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल है, यानी कि एक कपड़ा है। ठीक है, कॉटन का कपड़ा है, उसके ऊपर हाथ से यहाँ पर पेंटिंग की जाती है साउथ इंडिया के अंदर में, जिसको हम लोग कलमकारी पेंटिंग बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।